नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारतीय जुडिशरी के कंधे पर आज एक और सितारा लग गया, लेकिन इस बार जो सितारा लगा है वो ख्याति का नहीं है, वो बदनामी का है। क्योंकि उन्हीं के बीच का एक भ्रष्ट जज, जिसके घर में करोड़ों रुपए का ढेर मिलता है, जिसके अंदर आग लगती है, जो मीडिया की खबर बनती है, वो उसे सजा दिलाने में नाकाम रही और वो धीरे से पतली गली से लूपहोल का इस्तेमाल करते हुए आसानी से निकल गया। जी हां, वही जस्टिस वर्मा साहब, यशवंत वर्मा साहब, जिनके घर में धू धू करके करोड़ों के नोट जल रहे थे, बोरियां भर के निकल रही थी, उन जज साहब ने आज इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा कब दिया? जब सरकार उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने वाली थी। उससे बचने के लिए जज साहब धीरे से इस्तीफा देकर भाग गए। सवाल यह नहीं है कि जज साहब इस्तीफा देकर भाग गए, जान बच गई, वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे किन बड़े नामों को वो बचा के गए हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जस्टिस वर्मा साहब का जलवाए जलाल ये देखिए, भाई साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, वहां पर जज थे, वहां से उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट लाया गया और ये सारा खेल इस तरीके से तैयार किया जा रहा था कि धीरे धीरे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। क्योंकि ये माना जाता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे खबर है और बहुत सारे, जैसे आप इंटरनल सोर्सेस में बात करेंगे तो वो एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बहुत खास थे। वो चाह रहे थे किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब सेट हो जाए, लेकिन उससे पहले ही वो रात आ जाती है 14 मार्च वाली, जहां उनके घर में आग लग जाती है और पैसा जलने लगता है। वो खबर दबा दी जाती, लेकिन किसी ने, जो फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंचे, जो वीडियो बनी और बहुत कुछ हुआ, किसी ने वो वीडियो लीक कर दी और घर के बाहर भी कुछ नोटों के जले हुए अंश निकले, इसलिए भाई साहब फंस गए। और उसके बाद जिस तरीके से लीपापोती होती है, जिस तरह की इम्यूनिटी भाई साहब को मिलती है, इनको नहीं, किसी भी जज को। और भारत में ये प्रावधान है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक चीफ जस्टिस उसकी अनुमति ना दे। आप उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, उसके लिए इंपीचमेंट करना पड़ता है। वही ये सरकार करने वाली थी। और भाई साहब के इंपीचमेंट के मोशन के चक्कर में तो एक उपराष्ट्रपति साहब की नौकरी चली गई। उसमें कारण बहुत थे, लेकिन उसमें एक वन ऑफ द फैक्टर ये साहब भी थे। होता क्या है, भाई साहब किस तरीके से इन लोगों की जान बच रही थी और किस तरह का एरोगेंस था। एक साल तक ऐसा क्या हुआ कि जो जज साहब हर कुछ झेलने को तैयार थे, अचानक से ऐसा क्या होता है कि आज वो इस्तीफा दे देते हैं। राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा देकर इस्तीफे में लिखते हैं कि मैडम, आप पे ज्यादा मैं जोर नहीं डालना चाहूंगा आपके ऑगस्ट ऑफिस पर कि बहुत कारण बताऊं, लेकिन मेरे अंदर बहुत दुख है और बस मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। बिना कारण बताए भाई साहब इस्तीफा देकर भाग गए। स्थिति यह थी कि जब पहली बात तो इनके खिलाफ ना एफआईआर हुई, ना इनकी गिरफ्तारी हुई, ये साबित होते हुए कि उनके घर के अंदर ये नोट जल रहे थे। ये कहते रहे एंड तक, पिछले 1 साल से कह रहा है ये व्यक्ति कि भैया नहीं नहीं, ये मेरे घर में जरूर थे, लेकिन मेरी जानकारी से बाहर थे। एक इन हाउस कमेटी बनाता है, क्योंकि ये सब लीक हो गया था हर जगह, तो एक इन हाउस कमेटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है। उसमें पंजाब हाई कोर्ट से जज होते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट से होता है और एक और होते हैं, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। वो इन हाउस कमेटी ये कहती है कि जज साहब के घर में पैसा था, जज साहब के घर में पैसा जला था, सारी जानकारियां हैं, निश्चित तौर पर जज साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जज साहब उस कमेटी की रिपोर्ट को मानने से मना कर देते हैं और उनकी तब भी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप सोचिए किस हद तक इन जज साहब का होल्ड था जुडिशरी में। और इनको बचाने के लिए कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और बड़े बड़े वकील, पूर्व मुख्य न्यायाधीश तो खैर शांत रहे, वो नहीं बोले, सब ने माहौल सेट किया कि नहीं नहीं, जुडिशरी पे हमला हो रहा है, उसकी इंटीग्रिटी पे हमला हो रहा है। वही जुडिशरी, जब एनसीईआरटी में एक सेक्शन आ जाता है करप्शन ऑफ जुडिशरी के नाम पर, तो हो हल्ला मच जाता है। अटॉर्नी जनरल को माफी मांगनी पड़ती है, नहीं साहब ऐसा मत कीजिए। उस सेक्शन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा को पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन जुडिशरी को यह लगता है अहम ब्रह्मास्मि, हमसे बड़ा कोई नहीं। हमारे खिलाफ एनसीईआरटी में कैसे पढ़ाया जा सकता है, सीजीआई साहब कहते हैं। देखिए, करप्शन हर संस्थान के अंदर है, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति करप्शन कर सकता है।
तो अब जस्टिस सूर्यकांत जी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भैया अगर करप्शन नहीं है तो यशवंत वर्मा तो है ना सामने, इसके ऊपर एग्जाम्पल सेट करो। वहां तो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब इन हाउस कमेटी को ये रिफ्यूट करते हैं, उसकी बात मानने से मना करते हैं, तो इनको सजा मिलती है बहुत बड़ी। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद खबर तो यहां तक भी चलती है कि दिल्ली का घर छोड़ने से मना कर दिया, वहां भी चले गए, यहां का भी घर वहां का भी घर कब्जा के बैठे हुए थे। और फिर अचानक से खबर यह आती है, अब उसमें जब ये वहां चले जाते हैं, उसके बाद इंपीचमेंट मोशन की जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और खबर ये थी कि इस बार जो मॉनसून सेशन आने वाला था उसके अंदर इन जज साहब के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन सरकार लाने वाली थी, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि भैया जुडिशरी में हम एनजेएसी लाए, जुडिशरी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कम से कम एक भ्रष्ट जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाकर उसको सजा देकर एक एग्जाम्पल तो हम सेट करें। उसके लिए एक इन हाउस कमेटी बनाई गई लोकसभा के अंदर। दोनों मोशन आ गए थे ना, क्या नाम है, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब इसलिए तो चले गए थे क्योंकि उन्होंने, बीजेपी चाहती थी, सरकार चाहती थी कि लोकसभा के माध्यम से आए, उन्होंने राज्यसभा में भी मोशन एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो गड़बड़ हो गई थी वहां पर। तो हरिवंश जी ने, उपसभापति ने, फिर वो उस मोशन को डिसमिस किया राज्यसभा वाले को, फिर लोकसभा से वो मोशन लाया गया इनकी इंपीचमेंट का। उसमें 3 सदस्य कमेटी बनाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे अरविंद कुमार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, और एडवोकेट बीवी आचार्य। ये 3 लोगों की कमेटी थी जो लोकसभा के अंदर इनके इस पूरे के पूरे कैश कांड के ऊपर जांच कर रही थी, और इसकी रिपोर्ट आने वाली है। और जैसे ही ये रिपोर्ट आती, उसके बाद ही इंपीचमेंट मोशन शुरू हो जाता। और जैसे ही इंपीचमेंट मोशन शुरू, और इसके खिलाफ जो ये सारा कार्यक्रम इन साहब के खिलाफ हो रहा है, इसके खिलाफ ही अदालत गए कि भैया मेरे खिलाफ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मेरा नाम खराब करा जा रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, जुडिशियली मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। और आज से इन्हें अपनी सुनवाई करनी थी इस मामले में, उन्हें अपना पक्ष रखना था, इस्तीफा देकर भाग गए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यहां से ये उठता है कि अगर इन हाउस कमेटी की इन्होंने नहीं मानी, ट्रांसफर हो गया, वो एक तरीके से कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं वो सजा। उसके बाद जब पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट आने वाली थी, उसके बाद जब इंपीचमेंट मोशन शुरू होता, तो वहां पर कई सवाल पूछे जाते जो अनकंफर्टेबल होते जज साहब के लिए। सवाल पूछे जाते कि आपके घर में कितना पैसा था। अब तक तो कोई बैठकर कुछ भी अंदाजा लगा लीजिए, 5 करोड़ था कि 50 करोड़ था कि 500 करोड़ था, किसी को नहीं पता। ना सुप्रीम कोर्ट ने अब तक उसकी जानकारी सार्वजनिक की है, भैया आपको कितना पता चला। भैया मोटा मोटा अंदाजा तो हो गया होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। भैया 60-70 थे, आपको 50 मिल गए होंगे, कुछ तो अंदाजा रहा होगा, वो सार्वजनिक होता। उसके बाद ये सार्वजनिक, ये सवाल पूछे जाते जज साहब से, ये पैसा किसका था? आपका था तो कहां से आया? क्या उसी फ्लिपकार्ट वाली डील से आया जिसपे सवाल उठाए जा रहे थे? क्योंकि हजारों करोड़ की डील थी, उसमें जज साहब थे, तो उसमें भी फिर सवाल उठने लगे थे कि भैया क्या ये पैसा उस फ्लिपकार्ट वाली डील का था? फिर सवाल ये भी उठते कि मान लीजिए वहां से नहीं था, तो क्योंकि किसी जज के घर में किसी पुलिस वाले, छोड़िए कमिश्नर, डीजीपी के घुसने की हिम्मत नहीं होती है, तो क्या इसी वजह से, इसी इम्यूनिटी के कारण आप अपने घर को किसी और के वेयरहाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि इसमें एक नेताजी का भी नाम आ रहा था, एक बिल्डर का भी नाम आ रहा था, एक मीडिया पर्सनैलिटी का भी नाम आने लगा था, बहुत सारे नाम तैरने लगे थे, इनसे करेक्शन जोड़े जाने लगे थे। तो क्या उनका पैसा एज अ वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, या पैसा कहीं से आया था, कहीं और जाना था? और सवाल यह भी था, क्या इतना ही था या और कुछ भी था? तो बहुत सारे सवाल उठते। फिर ये जज साहब कहते नहीं है भैया ये तो मेरा नहीं था, फिर सीसीटीवी खंगाले जाते, इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट्स आती, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स आती, वो सार्वजनिक होती। तो कई बड़े नाम इसमें फंसने का डर था। जज साहब जिनका पैसा दबाकर बैठे थे, या खुद जो पैसा कमाया था, किन किन केस में कमाया था, फिर वो सामने आता। तो जज साहब ने कहा कि भैया इंपीचमेंट मोशन आने वाला है,
कई बड़े लोगों ने कहा होगा ऐसा है, नौकरी से इस्तीफा दो वरना हमारे लग जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जो जज 1 साल से नहीं डर रहा था, इंटरनल कमिटी से वो नहीं डर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग से वो नहीं डर रहा है, पब्लिक की जो स्क्रूटनी है उससे वो नहीं डर रहा है, किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। जहां उसे लगता है कि इंटरनल कमिटी, माफ कीजिएगा, जो पार्लियामेंट्री कमिटी उसकी रिपोर्ट आने वाली है और इंपीचमेंट ये सरकार लाकर रहेगी, तो यशवंत वर्मा के साथ साथ कई लोग घबराए और इस्तीफा दिलवाया। यह स्थिति है। इसीलिए, और दूसरा सबसे बड़ा कारण, इंपीचमेंट मोशन एक बार शुरू हो जाता और ये इंपीच हो जाते तो इनकी पेंशन भी जाती, पोस्ट रिटायरमेंट जितने भी फायदे हैं सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाते, कुछ हाथ ना लगता। धनखड़ साहब को भी था ना कि भैया अगर सरकार ने प्रबंध करके हटाया तो सारा का सारा जो मिलना है वो चला जाएगा हाथ से। तो यही यशवंत वर्मा के साथ हुआ। क्या जिस हिसाब से नोट जले थे घर में, अब मुझे लगता नहीं है कि पेंशन की बहुत जरूरत होगी। हाँ, लेकिन सरकार अब भी एक प्रेसिडेंट सेट कर सकती है, वो इस तरीके से सेट कर सकती है, आप अब तो जज साहब नहीं रहे तो अब क्रिमिनल केस चलाइए। अब ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि क्या वो सही में एग्जाम्पल सेट करती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो वो एक हेड ऑन तरीके से जुडिशरी से भिड़ने वाली बात हो जाएगी। तो बहुत जंग है, चाहे अनचाहे मन से बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए तो जब एनजेसी और बहुत सारी चीजों पर किरण रिजिजू बोल देते हैं तो भैया इस्तीफा देना पड़ जाता है। सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत। बड़ी बड़ी सरकारों को लड़ने से ऐसे ही ये इकोसिस्टम नहीं डेवलप किया गया। और ये जुडिशरी का जो इकोसिस्टम, ये किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी, किसी से भी अलग हटकर स्वयंभू तौर पर खड़ा एक सिस्टम है। और ये सिस्टम इतना मजबूत है, आप इस बात से समझिए कि पिछले 10 साल में सिटिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ 8600 ज्यादा, 8600 से ज्यादा कंप्लेन आई हैं। और ये तब आई हैं और ये जानकारी तब सार्वजनिक हुई है, कोई आम आदमी पूछता तो किसी को नहीं मिलती भैया। एक एमपी साहब ने संसद में पूछा कि भैया कितने जजेस पे कंप्लेन है, कितनी कंप्लेन है और उन पे क्या एक्शन हुआ है। तब लॉ मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ये जानकारी देती है कि 8600 से ज्यादा केसेस, कंप्लेंट्स, केसेस नहीं कंप्लेंट, केस तो जब होते जब वो रजिस्टर होता और एक्शन होता, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट है। किस तरीके से क्या एक्शन लिया गया, क्या इसकी प्रोग्रेस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को नहीं बताई। सिर्फ ये बताया कि 8600 केस है और ये ईयर वाइज हर साल कितने कितने हैं ये उसकी जानकारी है। और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल होता है, उसमें जब एक क्लाइंट सवाल पूछता है कि भैया जानकारियां हमें भी दी जाएं, तो वो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तो अब सवाल यह है, अगर आपके पास मैकेनिज्म नहीं है तो आपने पार्लियामेंट को कैसे दे दिया, और पार्लियामेंट को दे दिया तो मैकेनिज्म निश्चित तौर पर है। इसका मतलब आप बच रहे हैं। आपको भी पता है हाई कोर्ट में हमने कुछ भी कह दिया, एक लेवल से ज्यादा एक आम आदमी परस्यू नहीं कर पाएगा। जब पार्लियामेंट को ही नहीं आप बता रहे कि 8600 कंप्लेंट में क्या एक्शन हुआ है, सिर्फ नंबर दे दिया, एक रैंडम नंबर। ये ताकत है आज भी जुडिशरी की। तो खैर, इसमें जो भी होगा वो भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। उसमें अब जो भी सार्वजनिक होंगी जानकारियां, खैर इस्तीफा दे दिया है। मुझे नहीं लगता, बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया बाहर से बाहर सरकार को अब कंप्लेन करनी, एक क्रिमिनल केस करना चाहिए, यशवंत वर्मा का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कुछ नहीं होगा। यशवंत वर्मा जान बचाकर निकल गए हैं। वो सिस्टम जान बचाकर उन्हें एक बलि का बकरा बनने से बचा लिया, निकाल दिया सही समय पर।
कोशिश पूरे साल की गई बचाने की, नहीं बचा पाए, तो एंड में ये था कि चलिए ठीक है भैया इस्तीफा दो, घर जाओ, ना खुद सिर दर्द लो और ना हमारे लिए सिर दर्द बनो, और केस यहां पर निपटा दिया गया। खैर, अगर कोई और डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।